बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और कामयाब करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग के चैप्टर को, जिसमें हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग क्या होती है, बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे लर्निंग के हवाले से। उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और इस तरह के जो एक दो टॉपिक्स हैं वो और पढ़ेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप मैकडोनल्ड के सामने से गुजर रहे हो और मैकडोनल्ड का जो एम होता है वो बड़ा सा लिखा हुआ, दिस वन, उसको देख के ही आपके मुंह में पानी आ गया हो? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस एम के साथ कंडीशनिंग हो चुकी है। यानी आपने सीख लिया है कि इस एम का मतलब है कि अंदर खाना है, तो खाना, जब भी खाना सामने आएगा, आपको भूख लगी होगी तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहरहाल, अगर तो मैकडोनल्ड का एम देखकर आपके मुंह में पानी आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से आपने एक जो चीज लर्न की हुई है वो मौजूद है। अब आगे चलते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल थी छोटी सी जो आपके माइंड में रहेगी। अब ठीक हो गया, जब भी आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम सुनेंगे तो आपको मैकडोनल्ड याद आएगा डेफिनेटली। इससे ये होगा कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब ये कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। आगे चलते हैं। A relatively permanent change in behavior and mental process due to experience or observation is called learning. अच्छा जी, सबसे एक डेफिनेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट और मशहूर थी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे तो ज्यादातर किताबों में ये डेफिनेशन नहीं पाई जाती, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी डेफिनेशन है। लेकिन जो डेफिनेशन गर्दिश कर रही है लिटरेचर में काफी जगह पे, वो ये है कि आपके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की वजह से जो तब्दीली आती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। लेकिन अगर हम जो एक पेट डेफिनेशन है, जो एक रिलायबल डेफिनेशन है, अगर हम उसको देखें तो वो ये है, अ परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यानी कि आप एक्सपीरियंस की बेस पर आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज होती है वो लर्निंग कहलाती है। सम चेंजेस इन बिहेवियर आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब जबकि आपको डेफिनेशन का पता चल गया तो अब आप अगले पॉइंट्स जो है वो फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे। लेकिन लिटरेचर ये कहता है कि हमेशा जरूरी नहीं कि कुछ चेंजेस जो हों वो हमेशा, जो सारी की सारी चेंजेस जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे भी होती हैं, बल्कि कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो मैच्योरेशन की बेस पे होती हैं, जो आपकी वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी बढ़ोतरी होती है, आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, वैसे वैसे वो तब्दीलियां जो है वो होती हैं। मसलन एक टेनिस का प्लेयर जो है वो जरूरी नहीं कि वो छोटी उम्र में ही एक बहुत अच्छा प्लेयर बन जाए। क्यों? क्योंकि टेनिस खेलने के लिए जरूरी है आपके बाजुओं में ताकत भी होनी चाहिए, तभी है, तभी तो आप टेनिस खेल सकते हैं ना। टेनिस खेलना भी आपका एक बिहेवियर है। हमने लर्निंग की बात की है, अ परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। अब टेनिस खेलना भी एक बिहेवियर। आप सोच रहे होंगे कि यार टेनिस का क्या मतलब मैचुरेशन से, तो वो उसका जो है वो क्या ताल्लुक है? तो हम याद रखें, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, इवन आप सो रहे हैं वो आपका बिहेवियर है, आप जाग रहे हैं वो आपका बिहेवियर है, आप जीत गए हैं वो आपका बिहेवियर है, आप हार गए हैं वो आपका बिहेवियर है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका बिहेवियर है, आप बुरा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका बिहेवियर है। सारे के सारे काम जो आप कर रहे हैं वो आपके बिहेवियर्स हैं। अब रिसर्च ये कहती है, लिटरेचर ये कहता है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो बिहेवियर में तब्दीली आए, यानी आपकी परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो जरूरी नहीं कि उसका ताल्लुक जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही है, कि आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, ज्यादा खेले हैं, ज्यादा पढ़े हैं, तो ही आपकी परफॉर्मेंस में तब्दीली आई है। बल्कि उससे मुराद ये भी हो सकता है, उसका एक और भी फैक्टर है कि आपकी मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब जैसे जैसे आप मेच्योर होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो वो उम्र का बढ़ना भी आपके बिहेवियर में तब्दीली का बायस बनता है। जैसे फिर एग्जांपल आगे मैंने दी है कि एक टेनिस का प्लेयर जो है वो, उसको जरूरी नहीं कि उसको एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, बल्कि उसके बाजुओं में भी ताकत होनी चाहिए। वो शॉट जब खेलेगा, ठीक है, रिटर्न शॉट खेलेगा जब, तो उसके बाजुओं में जो है वो एक ताकत होनी चाहिए, और ताकत जो है वो एक्सपीरियंस से नहीं आती।
ताकत जो है वो आपकी मैचुरेशन से आएगी। जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपके मसल जो है वो स्ट्रेंथ होंगे। तो लिहाजा यहाँ से क्या पता चला कि बिहेवियर जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि मैचुरेशन से भी सम टाइम जो है वो चेंज होता है। अच्छा जी, सो इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस वी हैव टू लर्न द डिस्टिंग्विश बिटवीन बिहेवियरल चेंजेस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। लिहाजा अगर हमने लर्निंग प्रोसेस को देखना है, उसके बारे में समझना है, उसको डिस्कस करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसको जानना है, तो हमें बिहेवियर में तब्दीली जो लर्निंग की वजह से आई है और जो यानी जो एक्सपीरियंस की वजह से आई है या जो मैच्योरेशन की वजह से आई है, इन दोनों में फर्क करना सीखना होगा। अगर हम फर्क नहीं कर सकेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने चीज लर्न की है, एक्सपीरियंस से लर्न की है, क्योंकि लर्निंग तो एक्सपीरियंस से होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आपकी एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, बल्कि मैच्योरेशन भी हो सकती है। तो इस दोनों के दरमियान में फर्क करना सीखना होगा। इसी तरह छोटे छोटे जो बिहेवियर्स होते हैं, वो छोटी छोटी जो चेंजेस होती हैं, कभी कभार होती रहती बिहेवियर में, वो जरूरी नहीं आप सीखते हैं, बल्कि सम टाइम उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो चेंजेस आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसने चीज को अनलर्न कर दिया है, या वो एक्सपीरियंस है, लर्निंग लर्निंग मतलब उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है, तो ये लर्निंग है, नहीं, बल्कि वो दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मसलन वो मेंटली तौर पर जो है वो अपसेट हो सकता है, वो थका हुआ हो सकता है, उसकी उसका किसी झगड़ा हुआ हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया अपने जो गेम में। तो इट डजंट मीन कि उसको जो है वो क्रिकेट खेलना या टेनिस खेलना वो भूल गया है, वो अनलर्न कर दिया उसने, ठीक है, बल्कि उसके बिहेवियर में अगर अच्छा खेल रहा था तो उसके बिहेवियर में थोड़ा सा तब्दीली आई, यानी उसने बुरा खेल पेश किया है, तो वो जरूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस की वजह से है, बल्कि वो छोटे छोटे दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मसलन जिस तरह मैंने आपको बताया, ज़हनी सेहत पे असर हो सकता है, बीमार हो सकता है, थका हुआ हो सकता है, परेशान हो सकता है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा जी, बच्चा जो है बेसिकली वो बचपन से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका जो तरीका है सीखने का, वो एक बहुत पुराना मेथड है जिसको हैबिचुएशन कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो सीखता है। अब हैबिचुएशन क्या होती है? बेसिकली हैबिचुएशन ये होती है कि जब आपके सामने एक पहली दफा कोई चीज रखी जाती है तो आप उसकी तरफ जो है वो बड़े अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे बार बार उस चीज का एक्सपोजर आपको करवाया जाता है, तो फिर जो है वो आप उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते, आप आपका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है, आप उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये बेसिकली बिहेवियर है ना आपका कि आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो उसकी वजह क्या है? हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्या है? कि किसी चीज को बार बार आपको दिखाया जाए। मसलन आपकी शादी हुई है तो आपने रिंग पहनी हुई है, अब बार बार आप आपके 2-4 महीने पहले तो होंगे, आप देखते होंगे, अच्छा ये मेरी शादी की रिंग है, ये मेरी शादी की रिंग है, आपने इतनी की दफा उसको देख लिया होगा कि फिर हैबिचुएशन हो जाएगी, हैबिचुएट हो जाएंगे आप। उसका मतलब क्या होगा कि आपका उस इंटरेस्ट में खत्म, उसके रिंग में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अब भी उस रिंग को ऐसे ही देखा हो जैसे आप शादी के जो है वो पहले 2-3 माह में देखती थी? बल्कि नहीं, जैसे ही 4-5-6 माह गुजरते हैं आपका उस जो अंगूठी है शादी की, उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप उसको उतार, आपके लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं रहती। शुरू में आप उसको पहन के रखते हैं, हमेशा पहन के रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि जी मेरी शादी हुई है नई नई। जिस तरह आमतौर पर दूल्हा जो होते हैं, वो जो एक येलो सी राडो की घड़ी मिलती होती थी पीले कलर की, वो हमेशा दूल्हा, जो नया नया दूल्हा होता था ना, उसने पहनी हुई होती थी कि पता चले भाई मेरी शादी हुई है। लेकिन जैसे जैसे फिर उसने वो पहनी, बार बार पहन पहन के फिर 2-4 माह बाद वो उकता गया, हैबिचुएट हो गया। हैबिचुएशन के प्रोसेस की वजह से जो है वो उसका बिहेवियर बन गया कि फिर वो उसने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, फिर उसने घड़ी को रख दिया दराज में, फिर साल साल तक वो घड़ी वहीं पड़ी रही। तो इस तरह जो है वो बच्चे या बड़े भी जो है वो हैबिचुएशन के थ्रू भी सीखते हैं। For example, when a child is shown a beautiful toy for the first time, he is happier and clings to it. यानी कि बच्चा जब पहली दफा खूबसूरत एक खिलौना देखता है तो बड़ा खुश होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। But if it is shown again and again, so the child's reaction or attention to this toy is reduced. लेकिन जब बार बार उसको वो खिलौना दिखाया जाता है या वो देखता है तो उसकी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? यानी रिड्यूस हो जाती है टेंशन, उसकी मीन्स का उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये उसका बिहेवियर है।
उसके बिहेवियर में चेंज है, ये ठीक हो गया। जो हम डेफिनेशन में कहते हैं कि बिहेवियर में चेंज जो होती है, परमानेंट चेंज ऑफ इन बिहेवियर ड्यू टू द एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। तो अब जो उसके बिहेवियर में चेंज आ गई है, वो लर्निंग की वजह से नहीं है, बल्कि वो हैबिचुएशन की वजह से। यानी कि लर्निंग का एक मेथड जो है वो हैबिचुएशन भी है। शुरू शुरू में अरिस्टोटल ने बड़ा काम करने की कोशिश की इस पे, कि वो जो है कि लर्निंग प्रोसेस को समझने की। उसके जो स्कॉलर्स थे अरिस्टो के साथ, अरिस्टोटल के, अरिस्टो को हम अरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है, अरिस्टोटल के साथ या अरिस्टो के साथ उसने थोड़ा बहुत काम किया लर्निंग प्रोसेस पर। लेकिन फर्स्ट टाइम जो एक बेहतरीन रिसर्च हुई, जो एक सिस्टमैटिक रिसर्च हुई, जो एक वर्थवाइल रिसर्च हुई, जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च हुई लर्निंग पे, वो एन पेवलोव ने की, ठीक है, 20वीं सदी के शुरू में, जो उसने क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है वो मुतारफ करवाया। अच्छा जी, थॉर्नडाइक वाज वन ऑफ अर्ली साइकोलॉजिस्ट हु डन हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटिंग वर्क इन द लर्निंग। थॉर्नडाइक जो था वो भी एक इनिशियल साइकोलॉजिस्ट था जिसने लर्निंग पे काम शुरू किया। उसका कंट्रीब्यूटिंग वर्क है, यानी उसने स्टार्टिंग में जो है वो कंट्रीब्यूशन अपनी दी। हम इसको, इसके जो लॉज हैं हम उसको जो है वो पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो है हम सिर्फ लर्निंग की जो है वो टाइप्स को इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन लिटरेचर बिहेवियरिज्म एंड लर्निंग रन साइड बाय साइड। लिटरेचर ये कहता है कि बिहेवियरिज्म और लर्निंग जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिज्म, बिहेवियर ऑलवेज लर्न। क्यों? क्योंकि बिहेवियरिज्म वालों का ये कहना था कि आपका कोई भी बिहेवियर जो है वो लर्न होता है, वो आप हमेशा लर्न करते हैं उसको उसको वो कॉग्निटिवली नहीं होता। यही तो एक फर्क था बिहेवियरिज्म वालों में और कॉग्निटिव साइकोलॉजी वालों में, ठीक है। जो कॉग्निटिव वाले ये कहते थे कि बिहेवियर जो है वो इनेट होता है, और बिहेवियरिज्म वालों ने कहा कि बिहेवियर जो है वो इनेट नहीं होता, यानी वो नजर आता है। और हमेशा बिहेवियरिज्म वालों का यह ख्याल था कि बिहेवियर जो है वो हमेशा सीखा जाता है। अगर आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा करना आपका बिहेवियर है, तो आपने वो सीखा है, जेनेटिकली आपके अंदर डिस्पोज नहीं हुआ। जिस तरह जेनेटिक्स वाले ये कहते हैं, या बिहेवियरल जेनेटिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, उसका ये ख्याल है कि बिहेवियर्स जो है वो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। But according to the behavioral school of thought, people who belong to the behavioral school of thought, they claim that people learn the behavior, people learn the behavior through learning। यानी बच्चों लोगों का जो बिहेवियर होता है बेसिकली वो लर्निंग के थ्रू जो है वो शेप होता है। 4 factors are major contributors in learning: association, ठीक है, एसोसिएट फियर विद द हॉरर म्यूजिक, एसोसिएशन होती है, लर्न एसोसिएशन व्हेन वी लर्न बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जब हम कोई भी बिहेवियर जो है वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो लर्न करते हैं तो उसको हम लर्न एसोसिएशन कहते हैं। मसलन ईटिंग पॉपकॉर्न इन सिनेमा, टेकिंग टी इन यूनिवर्सिटी कैंटीन, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है कंडीशनिंग, लर्निंग एसोसिएशन या लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। खैर इन इसको, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो हम थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग पे। तो ये मैंने जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि बिहेवियर जो है बेसिकली, लर्निंग डेफिनेशन ये है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, यू कैन से कि a relatively permanent change in your behavior through experience is called learning। फिर मैंने आपको बताया कि लर्निंग सिर्फ जो है वो चीजें जो है वो, या आपके बिहेवियर में जो तब्दीली है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आती बल्कि मैचुरेशन से भी आती है। फिर हमने बात की कि इसी तरह बिहेवियर्स जो है जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक्सपीरियंस से चेंज आए बिहेवियर में, बल्कि छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं, जिस तरह मैंने कहा कि खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अचानक से उसने बुरा परफॉर्म कर दिया, तो इट डजंट मीन के दिस इज ड्यू टू द एक्सपीरियंस, बट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल फैक्टर्स, दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, दोज आर कंट्रीब्यूटिंग इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। उसके अलावा हमने बात की कि अरिस्टोटल ने थोड़ा बहुत लर्निंग पे काम करने की कोशिश की। बहरहाल जो बेहतर तौर पर काम किया वो था पेवलोव ने। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पर एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च की। लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं जनाब? 3 टाइप्स जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन ऑफ द फेमस लर्निंग प्रोसेस
डिस्कवर्ड बाय एवन पावलोव, अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग एक फेमस लर्निंग प्रोसेस है जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट, नॉट साइकोलॉजिस्ट बट फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट थे एवन पावलोव, उन्होंने 20वीं सदी के शुरू में किया। इन 1904 ही वॉन नोबेल प्राइज ऑन हिज वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग। कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर अक्सर में उनका काम था, बिकॉज ही वाज द फिजियोलॉजिस्ट। लेकिन ये जो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली काम किया, ये एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवरी हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग की। अदरवाइज उनका जो काम था, वो जो काम कर रहे थे या जो रिसर्च कर रहे थे, वो बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो उस पे काम कर रहे थे, यानी कुत्तों के जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे थे। When he was doing experiment on digestive system of dog and accidentally he confronted the concept of classical conditioning। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि असल में वो कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली जो है उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है वो मुतारफ करवा दिया। सॉरी। In classical conditioning, investigator paired a neutral stimulus, bell, for example, bell। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता क्या है बेसिकली। एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, एक होता है नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए। न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जिसका रिस्पॉन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन अगर बेल बजाए तो बेल का, जिस तरह आपको मैंने पहले एग्जांपल दी मैकडोनल्ड का एम की और आपकी भूख की, तो शुरू में जब आपकी एसोसिएशन नहीं हुई थी, जब क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आपने चीजें नहीं सीखी थी, तो आपके बेल, आपको वो मैकडोनल्ड का एम और आपके भूख के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं था, यानी वो चीजें, वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जिनका आपस में कुदरती तौर पे कोई ताल्लुक ना हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स को कहते हैं न्यूट्रल रिस्पॉन्स। आप कह लें, ये आपका है कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी कि वो उस रिस्पॉन्स का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह बेल का कुत्ते के मुंह से पानी निकल आना, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जिस तरह आपका मैकडोनल्ड को देख कर आपके मुंह में पानी आना या भूख आपकी खड़ी हो जाना या भूख जो लग जाना, उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन क्या हुआ, आपने मैकडोनल्ड का एम देखा, उसके बाद आप मैकडोनल्ड के अंदर गए तो आपने खाने पीने की चीजें देखी, आपने खाई, फिर दूसरी दफा फिर आपने मैकडोनल्ड का एम देखा, उसके बाद खाने पीने की अंदर गए, खाए, चीजें खाई, बर्गर खाया या जो भी आपने खाया, पिज्जा खाया। तो जो है आहिस्ता आहिस्ता जब 7-8 दफा ऐसा हुआ, 5-7 दफा आपकी एसोसिएशन हो गई। उसके बाद एक दफा आप वैसे ही सामने से गुजरे, चूंकि आपको पता है कि जो एम है इसके अंदर खाने पीने की चीजें मिलती हैं मैकडोनल्ड के अंदर। ये मैं आपको बड़े लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो जब आपने देखा कि ये जो मैकडोनल्ड है बेसिकली, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर खाने पीने की चीजें, क्योंकि आप ऑलरेडी 5-7 दफा एक्सपीरियंस कर चुके थे, तो अब क्या होगा, आपने सीख लिया कि ये बेसिकली खाने की निशानी है, ठीक है। तो जैसे ही फिर आपने एम देखा मैकडोनल्ड का, तो आपके मुंह में पानी आ गया या आपको भूख लग गई। तो दिस इज बेसिकली कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आपने कंडीशनड तौर पे सीख लिया है एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को क्रिएट करवाना। एक जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, उसको आपने जो है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स को आपने न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ क्रिएट करवाना सीख लिया। मसलन अब बात करते हैं इन क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वेस्टिगेटर पेयर द न्यूट्रल स्टिमुलस। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, आपने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग करवानी हो या कोई चीज सिखानी हो, तो आप न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ मिलाकर जो है वो देते हैं, तब जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। मसलन पावलोव ने क्या किया कि पहले बेल बजाई, साथ ही उसने जो है वो फूड दे दिया, कुत्ते के मुंह से फूड देखकर सलाइवा आ गया, पानी आ गया। उसके बाद अगले सेशन में अगले दिन फिर पहले बेल बजी, साथ ही जो शख्स था जो कुत्ते को खाना देता था वो खाना लेके आ गया। यानी अब बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, और जिसको हम कंडीशन स्टिमुलस भी कहते हैं। याद रखें, न्यूट्रल स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस भी कहते हैं। और जो फूड है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। अनकंडीशन से मुराद ये है कि उसको जिसके साथ रिस्पॉन्स को सिखाने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो, उसको कहते हैं अनकंडीशन। और जिस स्टिमुलस के ऊपर आपको रिस्पॉन्स सिखाना पड़े उसको कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस। और न्यूट्रल स्टिमुलस को जिस तरह हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, इसी तरह आप
अनकंडीशनड स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं। अब आपने 7-8 सेशन इस तरह किए कि पहले आपने बेल बजाई और फिर आपने कुत्ते को खाना दिया, तो कुत्ते ने बेल और खाने के दरमियान में एसोसिएशन कायम कर ली। यानी बेल क्या था, कंडीशन स्टिमुलस, और फूड क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस। या आप कह लें कि बेल जो था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था और फूड क्या था, नेचुरल स्टिमुलस। न्यूट्रल या नेचुरल स्टिमुलस के दरमियान में कुत्ते ने एसोसिएशन कायम कर ली कि जब भी बेल बजती है तो खाना आता है। तो इसका दोनों का एसोसिएशन का मतलब है दोनों का आपस में ताल्लुक कायम कर लिया कि इसका मतलब बेल और खाना एक ही चीज है। तो अब क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आप अकेली बेल बजाएंगे ना, जिस तरह पेवलोव ने एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ अभी बेल ही बजी है, या उसने जो उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने कहा कि जो आदमी लेके आता था खाना, उसके जो पाँव के कदमों की आवाज थी, कुत्ते ने उसके कदमों की आवाज और फूड के दरमियान में ताल्लुक कायम कर लिया। यानी कदमों की जो आवाज थी, कुत्ता कदमों की आवाज पर ही सीख गया कि खाना आ रहा है, क्योंकि उसके पहले कदमों की आवाज आती थी फिर वो खाना रखता था। तो जो कदमों की आवाज थी वो क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस, और खाना था नेचुरल स्टिमुलस। तो उसने इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक, एसोसिएशन कायम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ते ने उनके कदमों की आवाज पर ही रिस्पॉन्स करना सीख लिया। वो शख्स खाना नहीं लेके आया, बल्कि सिर्फ वैसे ही पैदल आया और उसके कदमों की आवाज आई तो कुत्ते के मुंह से सलाइवा खारिज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया था कि इन कदमों का मतलब यह है कि खाना दिया जाएगा। यानी उसने एसोसिएशन कायम कर ली थी, कंडीशन कायम कर ली थी। तो इस तरीके से किसी चीज को सीखना जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। अब हम देख लेते हैं, इन क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वेस्टिगेटर पेयर्ड अ न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, कंडीशन स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं, विद नेचुरल स्टिमुलस फूड जिसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, फॉर क्रिएटिंग कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी सलाइवा खारिज करना सिखाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज अंडर। अब प्रोसेस क्या होता है वो बेसिकली, फर्स्ट पेवलोव प्रोवाइड फूड टू द डॉग, व्हेन फूड कम्स डॉग स्लाइवेट, दिस इज अनकंडीशनड एसोसिएशन। यानी उसके लिए सिखाना नहीं पड़ेगा, हम घर में भी बैठे हो तो भूख लगे थोड़ा सा तो खाने के चम्मच भी जो हिलने की आवाज आए तो हमारे मुंह से पानी आ जाता है। Unconditioned association because food is natural thing to produce saliva. In second step, Pavlov associated the conditioned stimulus bell with unconditioned stimulus. दूसरे प्रोसेस में उसने क्या किया कि फूड के साथ बेल को स्टिमुलेट कर दिया, एसोसिएट कर दिया। In this step, he first rang the bell, then present food to the dog. He repeated this activity several times. ठीक है, उसने पहले बेल बजानी, फिर खाना देना, फिर बेल बजानी, खाना देना, करते करते जो है वो उसने एक पेयर बना दिया बेल का और खाने का। तो तीसरा स्टेप क्या था, आफ्टर सम ट्रायल डॉग लर्न द एसोसिएशन बिटवीन बेल एंड फूड एंड स्टार्ट स्लाइवेट ओनली ऑन बेल इन द एब्सेंस ऑफ द फूड। अब एसोसिएशन के बाद क्या हुआ, कुत्ते ने एसोसिएट कर लिया बेल को और फूड को। अब कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ ट्रायल्स के बाद कुत्ते ने बेल पर ही सलाइवा खारिज करना शुरू कर दिया। तो ये जो एसोसिएशन कायम हो गई, ये जो लर्न कर लिया उसने बेल पे ही, ये लर्निंग है ना बेसिकली, उसका बिहेवियर है कि उसने बेल पे ही खारिज करना शुरू कर दिया सलाइवा। तो ये इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इस लर्निंग को क्या कहते हैं, ये बिहेवियर जिस लर्निंग के थ्रू, जिस लर्निंग की टाइप के थ्रू उसने सीखा है उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि आप कंडीशन कर देते हैं ना। अच्छा जी, अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल आवाज में लिख लिया। सबसे पहले क्या होगा, यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड, साथ क्या होगा यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवा, यानी फूड पे सलाइवा खारिज होना ही होना है, ये पढ़ी लिखी बात है, ये कुदरती बात है। फिर क्या उसने किया, यूसीएस प्लस सीएस, फूड प्लस बेल, और क्या सलाइवा क्या खारिज हुआ, यूसीआर। फूड पहले वो बेल देता था, फिर फूड देता था, और फूड पे जो है वो सलाइवा खारिज होता था, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस जारी था फूड पे। लेकिन साथ साथ कुत्ता सीख भी रहा था कि बेल बजती है तो फूड आता है, यानी बेल और फूड का आपस में ताल्लुक है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस, सिर्फ बेल बजी एंड द डॉग स्लाइवेट, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया उसने। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो रिस्पॉन्स सिखाया जाए। फूड पे सलाइवा खारिज होना सिखाया नहीं गया, सलाइवा खारिज होना बेसिकली जो रिस्पॉन्स है वो सिखाया नहीं गया, लेकिन बेल पे सलाइवा खारिज होना ये सिखाया गया है। इसलिए वो चीज जो सिखाई जाए उसको हम कहते हैं कंडीशनड। वो सलाइवा जो खारिज करना बेल पे सिखाया गया उसको हम कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये समझ आ गई। दैट वाज द क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी जब आप कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस को मिला के एसोसिएशन कायम करके
कोई चीज सिखा दे तो उसका मतलब ये है, इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब कुछ फीचर्स हैं या जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्वाजिशन। एक्वाजिशन का मतलब होता है कोई चीज सीख लेना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन सब्जेक्ट लर्न एसोसिएशन। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें जो डॉग ने एसोसिएशन को सीख लिया, कंडीशनिंग को सीख लिया और उस पर जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी लर्निंग का प्रोसेस हो गया, उसकी लर्निंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पर उसने कोई चीज लर्न कर ली, एक्वायर कर ली, कोई नई चीज सीख ली, उसको कहते हैं एक्वाजिशन। आगे आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या था? व्हेन अनकंडीशनल स्टिमुलस नॉट प्रेजेंट विद कंडीशनल स्टिमुलस, then conditional response gradually decrease or eliminate. For example, when a person only rang the bell, not provide the food, salivation stop. फिर क्या होगा? जब आपने एक चीज सिखा दी कि बेल बजी, खाना आया, कुत्ते ने रिस्पॉन्स दे दिया, सलाइवा खारिज कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख गया, फिर उसने बेल पे ही सलाइवा खारिज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर आप बार बार बेल बजाते रहे तो पहले तो कुछ ट्रायल तक वो खारिज करता रहा सलाइवा, क्योंकि उसको उसने लर्न किया हुआ था कि खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं आया। तो जब 5-4 ट्रायल इस तरह गुजरे कि सिर्फ बेल बजी तो कुत्ते ने सलाइवा खारिज किया, फिर कुत्ता इस चीज को समझ गया कि अब फूड नहीं आएगा, लिहाजा उसने उसको क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि खत्म हो गया उसका जो बिहेवियर है। उसने सलाइवा खारिज करना बंद कर दिया, क्योंकि सिर्फ उसको उसको समझ आ गई कि अब सिर्फ बेल बजती है और खाना नहीं आता, तो उसने क्या किया? अपने बिहेवियर को एक्सटिंक्ट कर दिया। आगे आ जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। व्हेन कंडीशन फॉर्मुलेटेड, subject may not respond only on the actual condition stimulus but can also respond on similar object of the condition stimulus. For example, यानी जब एक कंडीशन, जब उसने एक सीख लिया, एक कंडीशन स्टिमुलस पे उसने कंडीशन रिस्पॉन्स देना सीख लिया, तो फिर कंडीशन स्टिमुलस से मिलती जुलती चीजें जो होंगी वो उन पे भी कंडीशन रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। मसलन for example, dog may salivate not only on the one type of the bell, can also respond to the other types of the bell. सिर्फ एक ही बेल पे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बल्कि उस बेल से मिलती जुलती आवाजों वाली दूसरी बेल्स पे भी वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो एक्सटिंक्ट हो गया उसका बिहेवियर, आपने जस्ट बेल बजाई, खाना नहीं दिया, थोड़े ट्रायल तक तो जो कुछ कुछ जो सेशंस जो थे उसमें सलाइवा आता रहा, फिर उसने सलाइवा खारिज करना बेल पे छोड़ दिया, यानी उसने वो बिहेवियर जो है वो एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अब उसकी रिकवरी हो सकती है। अच्छा, कुछ फिर आपने वो बिहेवियर खत्म कर दिया, फिर बेल बजाना भी आपने छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद आपने फिर बेल बजाई, जैसे ही आप बेल बजाएंगे कुत्ता फिर सलाइवा खारिज करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आपने अभी फूड के साथ नहीं उसको पेयर करना, सिर्फ बेल ही बजानी है। यानी कि पहले आपने जब एक्सटिंक्ट हो गया बिहेवियर, यानी बेल पे सलाइवा खारिज करना खत्म हो गया, तो क्या था? आपने बेल बजाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने सलाइवा खारिज करना छोड़ दिया तो बेल बजाना भी छोड़ दिया। कुछ दिन गुजर गए ऐसे ही विदाउट एनी कंडीशन या अनकंडीशन स्टिमुलस दिए हुए। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद आपने दोबारा बेल बजाई, यानी कंडीशन स्टिमुलस दिया, उस पे क्या होगा? सलाइवा, फिर कुत्ता दोबारा आपको कंडीशन रिस्पॉन्स देगा, यानी सलाइवा खारिज करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये जो रिकवरी होगी ये बगैर पेयरिंग के होगी, आप इसमें फूड नहीं देंगे, सिर्फ बेल बजाएंगे। ठीक है? एक आध लेक्चर में मेरे पहले मैंने बताया हुआ है आपको कि वो बेल भी बजाए, फूड भी देंगे, लेकिन जो मैंने अब किताब में पढ़ा है वो ये है कि आप फूड नहीं देंगे, सिर्फ बेल बजाएंगे और सलाइवा खारिज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आगे आ जाता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आप कंडीशन स्टिमुलस के दरमियान में जो है वो फर्क करना सीख जाते हैं। लाइक जो डॉग है बेसिकली, उसने बजर पे या बेल पे तो सलाइवा खारिज किया, लेकिन किसी और चीज पे वो सलाइवा खारिज नहीं करेगा। मसलन when a subject rewarded on one type of the conditioned stimulus but not rewarded on the other similar conditioned stimulus, respond stop on similar conditioned stimulus. For example, if the food presented on one type of the bell but not provided on the other type of the bell, salivation stops on other similar type of the bell. यानी एक चीज पे आप उसको फूड दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन दूसरी वैसी ही मिलती जुलती चीज पे आप फूड नहीं दे रहे, तो उस पे जो है वो फूड नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड माय डियर क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है? होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा।
नहीं समझ आई आप इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, कहीं कोई अगर फिर भी समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। अब आ जाता है जी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली क्या है? दिस इज एन अदर टाइप, द सेकंड टाइप ऑफ द लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मुराद ये है कि जिसको हम सिखा रहे हैं वो उस चीज के इफेक्ट की वजह से सीखता है, जो उसको कोई काम करने का अगर किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। मसलन अगर आप स्कूल का काम वक्त पर करके दिखाते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है, आपके फादर या टीचर आपको कहते हैं, आपको 10 रुपए देते हैं, या शाबाश देते हैं, या स्टार बनाते हैं, तो वो स्कूल का काम आप अगेन जो है वो अच्छा करेंगे, अगले दिन भी आप बेहतर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो इफेक्ट है, बेसिकली इसका जो मुझे कॉन्सिक्वेंसेज है, ये जो मैंने स्कूल का काम टाइम पे किया है, इसका नतीजा ये है कि मुझे शाबाश मिली है। यानी किसी भी बिहेवियर को करने के बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके जो नतायज होते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है कि आपको उसके करने के बाद शाबाश मिली है या डांट पड़ी है, उसकी बेस पे आपका बिहेवियर जो है वो डिटरमिन होता है, आप उस काम को करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्लासिकल सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि किसी भी बिहेवियर को करने के बाद जो उसका नतीजा निकलता है, अगर आपके फेवर में नतीजा होगा तो आप वो बिहेवियर बार बार करेंगे, अगर आपकी फेवर में नतीजा नहीं होगा तो आप बिहेवियर स्टॉप कर देंगे। दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने भी अपने जो 4 लॉज दिए थे उसमें एक लॉ था, लॉ ऑफ इफेक्ट। उसने कहा था कि इंसान वो काम बार बार करता है जिसका इफेक्ट अच्छा हो। खैर थॉर्नडाइक का हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। बीएफ स्किनर इसका जो है वो, बीएफ स्किनर ने ये काम किया है। बीएफ स्किनर इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन इन्वेंशन ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। He claimed that consequences of behavior play important role in learning. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Good consequences strengthen the behavior and enhance the probability of occurrence of the desired, यहाँ पे desired आना है, desired response, and on the other hand bad consequences remove or eliminate the behavior. तो पेवलॉफ ने कहा कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे किसी भी बिहेवियर को करने के, कोई चीज सीखने के, तो वो चीज उसके इनहेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस, उसके करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, वो बंदा बार बार वो करेगा। बट लेकिन अगर उसने कहा अगर उसके चांसेस, उसका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं होगा, उसको जो जजा है या सिला जो है उस काम का वो ठीक नहीं मिलेगा, तो फिर वो बिहेवियर जो है वो खत्म कर देगा या वो नहीं करेगा। For example, if a pigeon get positive reward after pressing the button, he will do this behavior again and again. अगर अब फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक पिजन जो था वो ले लिया, एक पिंजरा था, उसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। और स्किनर जो है वो जिस बॉक्स में एक्सपेरिमेंट करता था उसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। कीप इन माइंड, ये इम्तिहान में सवाल आ सकता है। उसने उस बॉक्स के अंदर एक रेड बटन लगा दिया और एक जो है वो ग्रीन बटन लगा दिया। अब जब ग्रीन बटन चूंच, अब एक पिजन जो था, कबूतर था, उसको छोड़ दिया, जब वो ग्रीन बटन दबाता था तो उसको खुराक मिलती थी, और जब रेड बटन दबाता था, चूंच मारता था, तो उसको बिजली का झटका लगता था। अब उसने आहिस्ता 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 ये सीख लिया कि ग्रीन बटन दबाना है और रेड बटन नहीं दबाना। क्यों? ग्रीन बटन के दबाने से अच्छी चीज मिलती है, यानी खुराक मिलती है, और रेड बटन दबाने से जो है वो बिजली का झटका लगता है। तो उसने कॉन्सिक्वेंस, उस चीज के कॉन्सिक्वेंस की बेस पे उसने ये सीख लिया कि ग्रीन बटन दबाना है और रेड बटन नहीं दबाना, लिहाजा, और फिर वो बार बार जो है वो ग्रीन बटन ही दबाता रहा। तो ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बीएफ स्किनर का, कि जिस बिहेवियर को करने के बाद अच्छे नतायज हासिल होंगे वो बंदा बार बार वो बिहेवियर करेगा। ठीक है जी। रिवार्ड में भी इन द फॉर्म ऑफ द रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एज वेल। रिवार्ड जो हो सकता है उसको हम रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर टू मेजर इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं उसको हम रीइंफोर्स जो है वो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट कहते हैं। चले आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। कल ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, इसको खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।